अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ अफसर आलम शहबानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज के पॉडकास्ट में जिसका नाम है मिसाली शख्सियत, आज के हमारे मेहमान हैं मास्टर इज़हार अहमद साहब, जो एम दानिशगाह पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आज हम उनसे कुछ सवालात करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, जो उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हुआ है, चाहे तालीमी मैदान में हो या सियासी मैदान में हो। इसी तरीके से जो अपने इदारे को ये सींच रहे हैं, उसको शुरू करने में और अब तक जो दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं या जो भी कुछ पेश आ रहा है, उसके बारे में हम इनसे सवाल करेंगे। सबसे पहले हम उनसे इनका तारुफ जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? वाह है, मैं आज तो सबसे पहले आपको इस उर्दू के लिए चैनल के को और उसके तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाल कर आपने हमारे पैगाम को, हमारी बात को लोगों तक पहुँचाने के लिए जरूर। जी, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को आप ये बताएं कि आपका तारुफ क्या है, आपको लोग किस बुनियाद पर जानते हैं कि आपको सियासी लीडर के इसमें ग्रामी इज़हारुल्लाह अंसारी मुझे कहते हैं, और मेरी रुखियत में मुझे लोग मास्टर इज़हार भी कहते हैं, उस नाम से मैं और मेरा तालीमी सिलसिला काफ़ी दिलचस्प भी है और दर्द होकर बस सिखा हुआ है। यही हम लोगों के लिए, ताकि लोगों को सबक मिले कि किस तरीके से, किस घराने से लोग पढ़कर, किस दुश्वारियों से लोग पढ़ करके निकलते हैं तो समाज में एक नाम पैदा करते हैं और कुछ जद्दोजहद करते हैं जिससे लोगों के अंदर बेदारी पैदा हो। तो आप पहले अपनी जो बुनियादी तालीम आपने कहाँ से हासिल की? बुनियादी तालीम मेरी मदरसा दारुल उलूम से हुई और वहीं से मैंने जो है उस वक्त जो है, जो इस वक्त मदरसा बोर्ड है उत्तर प्रदेश लखनऊ, उससे मैंने मुंशी का एग्ज़ाम दिया। फिर उसी इदारे से मुंशी कामिल, मौलवी, आलिम, फाजिल की डिग्री ली। उसके बाद हमने प्राइवेट, क्योंकि मसरूफियात काफ़ी थे और गरीबी का वक्त था, माँ बाप के अंदर उतनी वसात नहीं थी, तो मुझे अच्छे इदारे में किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरा नाम लिखवा सके, दाखिला करा सके। तो मैंने उसके बाद हाई स्कूल किया, हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट किया और इसी तालीमी सिलसिले के दौरान हमने एजुकेशन पर गौर खोज शुरू किया और गौर खोज का मकसद ये था कि मैं अपने समाज की जो पसमादगी, तालीम से दूरी और चलिए इस पर हम बाद में आएंगे कि क्या क्या दुश्वारियाँ, कब अपने तालीमी मैदान में जो स्कूल या कॉलेज चलाने का सोचा था। पहले आप कोई ज़िंदगी में बचपन में पढ़ाई के दौरान कोई ऐसा मोड़ आया हो जहाँ आप ये सोच रहे थे कि आप तालीम छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, कोई ऐसा मोड़ आपकी ज़िंदगी? जी देखिए, बहुत से मोड़ ऐसे आए हैं जहाँ मुझे ये सोचना पड़ा है कि मैं तालीम हासिल करूँ या मैं घर के काम को संभालूं। मेरे वालिद मोहतरम बीमार हो गए, मेरे भाई जो बड़े लोग थे, मेरे बिरादरान, वो अलग हो गए, अलग राह अख्तियार कर लिए। मेरी माँ ने अपनी मोहब्बत और अपनी मेहनत से, अपने मोहब्बत के साए में उन्होंने मुझे तालीम के सिलसिले को जारी रखने के लिए वक्त दिया और कहा कि आप जितना पढ़ना चाह सकते हो पढ़ाई कीजिए। मेरा हौसला बुलंद हुआ
माँ के इस लफ्ज़ से मेरी बड़ी हौसला अफजाई हुई, पजीराई हुई, और मैं हर आने वाले दिन में मेरा हर 2 कदम आगे बढ़ता गया और मैं तालीम की इस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश की कि मैं इन्हीं इदारे से और इसी तरह से प्राइवेट तालीम हासिल करके मैं आला मुकाम तक पहुंचूं। और हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेपनाह करम है कि मैं तालीमी सिलसिले में जो मेरा मिशन था कामयाबी हासिल करना, उसमें मैं हमेशा फर्स्ट नंबरों से अच्छे डिवीज़नों से पास होता रहा माशाअल्लाह। और उस दौरान कई बार ऐसा भी हुआ जहां मुझे पेट की आग बुझाने के लिए कई बार तालीमी सिलसिला मुनक़ता करने का मामला भी पेश आया, लेकिन मैंने अपने हौसले को बुलंद रखा। हमने कहा कि हम दोनों काम देखेंगे, लेकिन ये मेरा सिलसिला बंद नहीं होगा और हम इसको पाए तकमील तक पहुँचाने की। जब आप तालीम हासिल कर रहे थे तो आपका घराना, आपका घर जो है किस हालत में था? इन तालीमी दौर में मेरे घर की बहुत गुर्बत थी, पसमादगी थी है। हम लोग, मुझे ख्याल है कि एक जैसे उस वक्त स्कूलों में पढ़ते थे तो एक पॉइंट के लिए हम लोग तरस गए थे, किसी तरह इंतज़ाम करके। तो मैं उस दौरान ट्यूशन भी करता था, जैसे पढ़ रहा था तो बच्चों को ट्यूशन करता था, उससे दो पैसे मुझे मिलते थे तो मेरे अपने तालीम, अपनी एजुकेशन पर खर्च करता था, अपने लिबास पे, अपने कापी किताब पे खर्च करता था कि यही मेरी रूटीन रहती थी। उसके बाद सन 1982 में एक मेरे दोस्तों का साथ हुआ और जो काफ़ी मोमेंटियल थे, जो मुतहर्रिक थे, तो मैंने उनसे एक उर्दू अदबी यूनियन का हम लोगों ने क़याम किया उस दौरान में कि अदब के अंदर उर्दू ज़बान को कैसे फ़रोग़ दिया जाए, कैसे उर्दू ज़बान को मतलब कि इसको घर घर फैलाया जाए और इस ज़बान को कैसे बुलंदियों तक पहुंचाया जाए है। तो इस ज़बान के सिलसिले में जब मीटिंग हुई तो ये तय हुआ कि इस तहरीक को आम करने का एक ही तरीका हो सकता है कि पहले एक कोई इदारा कायम किया जाए। तो हमने उस वक्त जो है दानिशगाह नाइट स्कूल के नाम से एक सबीना इदारा का क़याम किया, जो मैं समझता हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे मेरे साथी थे, बहुत से लोग नहीं है, दुनिया से चले भी गए, अल्लाह उनकी रहमत नसीब करे, तरीक़े रहमत करे। कि हम लोग एक बड़ी लंबी टीम के साथ मैंने उस काम शुरू किया और हमने घर घर दरवाज़ा पीट किया, क्योंकि तालीम आम नहीं थी। तालीम उस ज़माने में बहुत महंगी समझी जाती थी। तो मैंने लोगों को तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए, एजुकेशन की तरफ मोटिवेट करने के लिए मैंने डोर टू डोर हमने अपने मूवमेंट को जारी रखा और लोगों से मैंने रिकमेंडेशन किया, लोगों से मैंने सिफारिश की कि अपने बच्चे को भेजिए। एक मुख्तसर थी 5-7 रुपये ट्यूशन फीस दे दिया उसको, रात को सबीना इदारे में। कब की बात है? सन 1982 में। अब तक वो जारी है? हाँ, वो अब तक वो जारी हुआ और लगभग नाइट स्कूल में मैं समझता हूँ कि उस वक्त मैं उसका प्रिंसिपल था और मेरे एक और भी मैनेजर थे, बहुत से लोग थे, बहुत सारे साथी थे मेरे। बड़ा उनका मैं एहसानमंद हूँ और कौम भी एहसानमंद रहेगी कि उन्होंने इस तहरीक को आम करने में, बच्चों को जोड़ने में और तालीमी सिलसिले को तेज़ करने में उन्होंने बड़ा अहम ताउन, बड़ा अहम किरदार अदा किया। सर, ये आसान तो नहीं है किसी इदारे, किसी स्कूल या कॉलेज को चलाना? जब वो देखिए, कोई चीज़ आसान नहीं होती है, लेकिन हिम्मत और हौसला बहुत बड़ी चीज़ होती है। हिम्मत और हौसले से इंसान समुंदर भी पार कर सकता है, अगर उसके अंदर हौसला है और अगर उसकी नीयत में शाबगोई है तो इंशाअल्लाह कामयाबी कामयाबी होगी। कामयाबी देना अल्लाह का काम है और मेहनत करना हमारा काम है। सर, जब आपने शुरू किया और अब तक कहीं ना कहीं इसमें दुश्वारियाँ ज़रूर आई होंगी, बहुत बड़ी छोड़ गए होंगे, कोई गैर भी इसके ऊपर हमला, बड़ी दुश्वारियाँ आई मेरे सामने, लेकिन मैं बिल्कुल अल्लाह पे यकीन करके
और खुद एतमादी पैदा करके बिल्कुल चट्टान की तरह वहाँ खड़ा रहा। मैंने कभी पीछे मुड़ के जाने की देखने की कोशिश नहीं की। समाज में क्या मेरे ख़िलाफ़ क्या लोगों में चर्चाएं बन रही हैं, समाज में मेरे तई लोगों का क्या मतलब कि तासुर है, क्या इजहार कर रहे हैं, इसका मैंने कभी इसी फिक्र नहीं की। मैं हमेशा अपने कारवां को लेके आगे बढ़ता गया और उसका नतीजा हुआ कि नाइट उसमें उस वक्त 450 लड़के ज़ेर तालीम थी। आज के 1982 की मैं बात करता हूँ और 1982 से लेके 2000 तक ये सिलसिला नाइट स्कूल का चलता है। 1995 में जब मैंने देखा कि इदारा बहुत आम हो गया, इस इदारे से बहुत सारे डॉक्टर पैदा हुए, इस नाइट स्कूल से पढ़ के बहुत सारे बच्चे जो है इंजीनियर बने, इस नाइट स्कूल से पढ़ के बहुत से बच्चे जो है जैसे छोटी छोटी प्राइवेट नौकरियों में गए, बहुत सारे बच्चे टीचर बने, बहुत सारे बच्चे जो है मदरसों की राह पकड़े जहाँ पे उन्होंने दीनी तालीम हासिल की, दुनियात में एक अच्छे उस्ताद, एक अच्छे मुअल्लिम हुए और कुछ लड़के स्कूलों के अंदर एडजस्ट हुए, वहाँ जाकर उन्होंने बेहतरीन नौकरी की। और आज भी जैसे देहातों में जाते तो बहुत से लड़के यूपीएससी में भी ऐसा हुआ कुछ, जब देहातों के कभी दौरे हुए सियासी तौर पे तो मुझे देखने को मिला कुछ लड़के जिन्होंने बहुत मेरा सम्मान किया, मुझे रिस्पेक्ट दिया। तो मैं समझने की कोशिश किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बाद में वो सारी तफसीलात बताई कि आपने नाइट स्कूल में पढ़ाया था और इसी की देन है कि हम लोग तालीम हासिल करके आज मैं कानूनी को। सर, आपके स्कूल की कोई एक खासियत जो खास इसमें बात है और इदारों से तो भाई और इदारों से तो हट के बिल्कुल मेरे इदारे का सिलेबस है, इदारे की जो है तरबियत अलग है, इदारे का गवर्नमेंट अलग है, इदारे का मकसद अलग है, पर्पज़ अलग है। और लोग का मकसद सिर्फ ये होता है कि आज के ये कॉमर्शियल शक्ल में लोग एजुकेशन को दे रहे हैं, एकेडमी कायम करके, इदारे कायम करके, और उन्हें इंग्लिश मीडियम के नाम पर काफ़ी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम के नाम पर उन्हें काफ़ी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जबकि मैं ये जानता हूँ कि इंग्लिश मीडियम तभी इंग्लिश ज़बान किसी लैंग्वेज के अंदर जब तक उस बच्चे की घरेलू ज़बान, उसकी तरबियत, मादरी ज़बान तरबियत में शामिल नहीं होगी, तब तक वो बच्चा जो है किसी ज़बान लैंग्वेज में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमारी कोशिश है, जो हमारे इदारे का सिलेबस है वो CBSE बोर्ड का भी है, NCERT बोर्ड का भी है, मदरसा बोर्ड का भी है और ये जो है बेसिक शिक्षा बोर्ड का भी है, दोनों मिक्स करके कि कहीं भी बच्चे अगर तालीम हासिल करना चाहे किसी भी शोबे में जाने के लिए, किसी भी तैयारी, IIT की तैयारी करने के लिए, चाहे नीट की तैयारी करने के लिए, चाहे जो है वो जो है IIT की तैयारी करने के लिए, चाहे वो जो है प्रोफेसर की तैयारी करने के लिए, चाहे वो जो है कॉमर्शियल में अच्छे जो है बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, उस मैदान में जाना चाहते हैं, एसोसिएट्स के मैदान में, तो उस तरह की तालीम दिया जाता है कि बच्चों को कहीं विवशता, कहीं मजबूरी का सामना न करना पड़े, हर जगह वो जो है उनका सेटलमेंट हो जाए, सक्सेस हो जाए। सर, ये आपकी तालीमी मैदान में सरगर्मियाँ रही हैं, आप उसमें बहुत मुतहर्रिक। एक और आपकी फील्ड है सियासत। जी, जितना मैं आपके बारे में लोगों से जाना हूँ, उसमें आप क्या सोच कर के सियासत के मैदान में आपने कदम रखा? देखिए, सियासत में जाने का बहुत बड़ा मकसद था और वो भी मकसद यही था कि हम जब तालीम हासिल कर रहे हैं, तालीम तो एक ऐसा हथियार है जिससे हर लड़ाई जीती जा सकती है ना। लेकिन नेल्सन मंडेला को नेल्सन मंडेला साहब जेल में थे, लेकिन उनकी तालीम ने उनको और उनके मूवमेंट ने, उनकी तहरीक ने आखिरकार जनूबी अफ्रीका को आज़ाद करा दिया और नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए और ग़ुलामी से आज़ाद हुए और वहाँ के मुल्क के लोग आज़ादी की फिज़ा में ज़िंदगी बसर करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सियासत हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए बेहद ज़रूरी इसलिए हो जाती है कि हमारी तालीमी पसमानदगी जब दूर होगी,
जब तालीमी पसमानदगी हम दूर करेंगे तो हमारी माली पसमानदगी दूर होगी। और माली पसमानदगी दूर करने का या अपने हुकूक को दस्तयाब करने का एक तरीका है कि जो मुल्क का आइन है, जो मुल्क का एक्ट है, संविधान है, उसके तहत ये मुल्क जमहूरी है जहाँ पे लोग अपना नुमाइंदा मुंतखब करके भेजते हैं और उस ऐवान के अंदर अपने समाज की, अपने कारोबार की, अपने एजुकेशन की, अपने मज़हब की, अपने मुल्क के ज़राअत की, अपने मुल्क के तमाम शोबों के में ज़ुमरे में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो अपनी बात, अपनी मुश्किल, अपनी जो अपने मुतालबात होते हैं, जो उनकी जायज़ मांगें होती हैं, उसको पार्लियामेंट में रखा जाता है। तो मेरा ये कहना है कि सियासत में जब तक हम जो मतलब कि बेहतरीन और शानदार हमारी एंट्री नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम सियासत में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो मुल्क की उस पंचायत के ऐवान में हम नहीं पहुँचेंगे तो हम अपने समाज की बात, हम अपने मसाइल कैसे पेश करेंगे, हम अपनी पसमानदगी के मामले में कैसे वहाँ सवाल करेंगे, हम अपने जो हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं उसकी दस्तयाबी के लिए कैसे हम लड़ेंगे, वो तो सारी चीज़ें। क्या यही वजह है आज मुसलमान हिंदुस्तान में और मज़ाहिब से अपने को अलग महसूस कर रहा है, डरा हुआ सहमा हुआ महसूस कर रहा है? मुसलमान दूरी असल वजह है डरा और सहमा इसलिए हुआ है कि सियासत से वो अपने को बहुत दूर समझता है। और जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जब तालीम हमारे अंदर नहीं होगी, तालीम इंसान को हुकूक को जो है पहचान कराती है, उसके हुकूक की पहचान कराती है, अच्छे और बुरे की तमीज़ कराती है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा अपने समाज के लोगों से, अपने कुल मुसलमाना हिंद से यही अपील करूँगा कि आप थोड़ा खाइए, बहुत अच्छा मत पहनिए, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजिए, बच्चों को बेहतर तालीम दीजिए, उनको बेहतर तरबियत दीजिए और उनको समझाइए कि जिस मुल्क के अंदर हमने 100 साल तक की आज़ादी की लड़ाई लड़के इस मुल्क को आज़ाद कराया अंग्रेज़ों से, आज इसी मुल्क के अंदर हमारे हुकूक को छीना जा रहा है, हमको हुकूक से दस्तबरदार किया जा रहा है, हमको इबादत करने की इजाज़त नहीं, हमको अपना लिबास पहनने की इजाज़त नहीं, हमको अपनी ग़िज़ा बेहतर जो ग़िज़ा हम इस्तेमाल करते उसको इस्तेमाल और उसको जो है दस्तयाब कराने की मतलब ये कि दस्तयाब कराने के लिए कोई उसका मतलब एहतमाम नहीं किया गया है, कोई व्यवस्था नहीं की गई है और उस पर बार बार रोक लगाई जाती है। हमारे सफ़र करने पर हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो कौम के बच्चे हैं, तालीम हासिल करने जाते हैं, उनको ट्रेनों के सफ़र के दौरान उनको दिल के अंदर एक वसवसा होता है कि पता नहीं कैसे कब हम मंजिल मकसूद पर पूरी मतलब कि सही ढंग से सही और सालिम में अपने मंजिल मकसूद पर कैसे पहुँच। सर, हिंदुस्तानी मुसलमानों के सामने सियासत में 3 रास्ते हैं इस वक्त जो मैं महसूस कर रहा हूँ। एक रास्ता तो बीजेपी का है, एक रास्ता सेकुलर रास्ता है, तीसरा रास्ता बीच से ऐसा लग रहा है कि उठ रहा है जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या इस तरह की जमातें हैं, पीस पार्टी होती है। ये तीसरा रास्ता गर्च सेकुलर तस्लीम किया जाता है, लेकिन वो एक सिर्फ मुसलमानों की बात करने के मामले में वो बदनाम है। तो 3 रास्तों में सबसे बेहतर रास्ता मुसलमानों के लिए। देखिए, मैं एक बात ये समझता हूँ, जितना भी सकता हूँ, कि कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन या कोई फ्रंटल या कोई सियासी तंजीम बना देने से हम नहीं कामयाब हो सकते। इसलिए नहीं कामयाब हो सकते कि ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी की राय से मुल्क का आइन बना है और सभी की राय से ही मुल्क चलता है। अगर कोई ये समझता हो, कोई दल या कोई जमात ऐसी समझती हो कि ये मुल्क हमारा है या जो हमारी सोच में कि अलग एक हम राष्ट्र बनाएंगे, लोकतंत्र को छोड़ के, डेमोक्रेसी को छोड़ के या संविधान को हम किनारे करके, तो ये नामुमकिन चीज़ है। और मुसलमानों को बिरादरान वतन के साथ मिलके हमको अपनी सियासत को मजबूत करना चाहिए और ऐवान में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की कोशिश करना चाहिए। जब बिरादरान वतन के कंधों पर हमारा हाथ होगा, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई हम साथ लड़े हैं, हम मिलजुल के लड़े हैं,
तो हम क्यों अलग होंगे? कोई अलग फ्रंटल बनाने से हमारा, हम लड़ाई उन्हीं से हम कहेंगे। वो हमारे भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। हिंदुस्तान की दो आंखें, एक हिंदू और मुसलमान है, और अगर ये दोनों मिल के नहीं चलेंगे साथ, तो न उनकी किसानों की समस्याओं का समाधान निकलेगा, न मुसलमानों की समस्याओं का समाधान निकलेगा, न ये कि नौजवानों के मसाइल का हल निकलेगा, न ये कि मुल्क के अंदर जो और भी ज्वलंत मुद्दे हैं या सवालात हैं जो मुल्क के अंदर जो है जिससे लग रहा है कि एक सोला उगने वाला है या हालात स्थिति ख़राब होने वाली है, इससे हम निपट नहीं पाए। सर, एक हमारा छोटा सा सेगमेंट है जिसका उन्वान है मुअद्दबाना सवाल। जी, हम उसमें एक सवाल करेंगे जिसमें खाली जगह को पूरा करना है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि मेरा पसंदीदा पॉलिटिशियन डैश है। मेरा पसंदीदा पॉलिटिशियन डैश है, सियासतदान डैश है। और इसी डैश में तो मैं कहूँगा कि जमहूरियत है, और जमहूरियत में जो बहुत अच्छा काम लीडरशिप कर रही है, हम उसी को अपना आइडियल मानेंगे। कोई एक नाम इसमें से, कोई एक नाम। एक आइडियल में तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग इस दुनिया से जा चुके हैं और उस कैटेगरी को नहीं किया, लेकिन अगर इसमें कोई बहुत अच्छा वॉलंटियर दिखाई पड़ रहा है तो इसमें लालू प्रसाद यादव हैं, आपके अखिलेश यादव जी हैं, आपके शरद पवार जी हैं। कोई एक नाम भी, बहुत सारे इसमें नाम। बहुत अच्छा अगर नाम है तो लालू प्रसाद यादव। मेरे पसंदीदा आलिम-ए-दीन डैश है। मेरे आलिम-ए-दीन में तो मैं मौलाना अरशद मदनी साहब को सबसे बेहतर समझता हूँ। मैं इसी लाइन में एक और सवाल ये है कि मुसलमानों का सबसे शानदार लीडर डैश है, अच्छा लीडर डैश है। मुसलमानों के शानदार लीडरों में तो मैं यही समझता हूँ कि जो दर्द को समझता है तो उसमें तो भाई मैं सुद्दीन अवैसी साहब को मानता हूँ। चौथा सवाल ये है कि हमारा मऊ शहर डैश है। हमारा मऊ शहर डैश है। नहीं, असद जमाल साहब है। एक शहर डैश है, अच्छा है, बुरा है? बहुत अच्छा मेरा शहर है, बहुत प्रोग्रेस किया है, पूर्वांचल के अंदर एक अलग शनाख्त रखता है। कल्पनाथ राय साहब डैश थे। कल्पनाथ राय बहुत अच्छे लीडर थे और कल्पनाथ राय ने विकास का रास्ता खोला और मऊ की पहचान पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कराई। मौलाना अब्दुल लतीफ़ नुमानी साहब डैश थे। मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब एक यहाँ के आइडियल लीडर थे और उन्होंने जो है एक बेहतरीन सियासत की बुनियाद डाली और एक शानदार सियासतदानों में से एक थे। हमारा स्कूल डैश है, दानिशगाह पब्लिक स्कूल डैश है। स्कूलों में बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन मैं दानिशगाह पब्लिक स्कूल की खिदमत के और उसकी लंबी खिदमत के और लंबी जो है अपने मूवमेंट के जरिए तो यही कहूँगा दानिशगाह पब्लिक स्कूल। मऊ नगर पालिका परिषद के अब तक जितने चेयरमैन आए उनमें सबसे बेहतर चेयरमैन डैश हैं। अरशद जमाल साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको वक्त दिया। फिर हम आपसे मिलेंगे दूसरे प्रोग्राम के साथ, दूसरे मेहमान के साथ। अब तक के लिए खुदा।